जय हिंद दोस्तों, अगर आपको 2026 में अपना आर्मी का एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो दोस्तों आपके जो प्रीवियस ईयर कोर्स है वो आप अच्छे से वहां पे लगा के जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रिपीट बहुत ज़्यादा वहां पे होते हैं। बस फर्क ये पड़ता है किसी भी एआरओ का दूसरे एआरओ में एग्जाम वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे हो चुके, यानी जितने भी आपके आर्मी जीडी के एग्जाम हुआ या आपके ट्रेडमैन के एग्जाम हुए, उन सारे क्वेश्चन की मैं प्रीवियस ईयर पूरे यहाँ पे कराऊंगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे करते हुए चलते हो, एक आइडिया आपको ये लगता जाएगा कि हम जो मान तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं, क्या हम अपना एग्जाम वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे? नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आएंगे प्रीवियस ईयर के, अगर आप उनके आंसर यहाँ पे दे पा रहे हो तो मान चलना तैयारी आपकी सही चल रही और आप अपना एग्जाम बिल्कुल वहाँ पे क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा पेपर वहाँ पे पूछा जाता है, यानी कि जीके के हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन देखेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन देखेंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ से एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये हम लोग को मिलेगा कि हमारा पूरा सिलेबस भी अपना रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा और वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वहाँ पे हो जाएगी जो क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये आया था आपका रोहतक एआरओ में आर्मी जीडी के एग्जाम में। यहाँ पे क्या चीज पूछी गई थी कि ये बताओ दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र वहां पे बनाती हैं? ऑप्शन क्या थे? पहला है अरी है, दूसरा है वेल्स है, तीसरा एस्टपीज है और चौथा प्रेरीज आपको यहाँ पे हो गया। दोस्तों जो डेली अपनी क्लास यहाँ पे होगी, डेली 6:30 बजे यहाँ पे क्लास होगी शाम को, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप पे वहाँ प्रोवाइड आपको करा दूंगा। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस वहाँ पे जरूर करना है, क्योंकि जब आपका एग्जाम ये लगेगा 2026 का, वहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका नहीं छूटेगा। अभी हम लोग 15वां सेट यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो बच्चे ने ये 100 सेट भी तैयार करके अपने एग्जाम में वहाँ बैठ गया, ये मान चला पेपर में एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक बात दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि जो ये आपका नदियां वाला टॉपिक है, यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में भी बता दूंगा कि यहाँ से क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना तो हमारा मतलब क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो पहले हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं जो हमारा रोहतक एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीधा सीधा दोस्तों आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे अरी कहेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब जैसा मैंने कहा कि नदियां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ हो जाता है जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आप बताना है क्या उसके आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे हो। जैसे दोस्तों देखो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी भारत की है, हमें पता है कौन सी होती है, गंगा नदी आपकी हो जाती है। अब जो गंगा नदी से आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो गंगा नदी में सबसे पहला पॉइंट आपको एक यही पता होना चाहिए कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या हो जाएगी? भारत की। आप बताओगे सर हम कहेंगे भारत की सबसे लंबी नदी ये आपकी वहां पे हो जाती है। एक क्या बताओगे? इस नदी की लंबाई अगर कभी आपसे पूछ लिया है तो आप कहोगे सर हम कहेंगे लंबाई हो जाएगा 2525 किलोमीटर, ये आपकी लंबाई यहाँ पे हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है ये नदी कहाँ से आपकी निकलती है, उद्गम कहाँ से आपका होता है? तो आप सीधा क्या कहोगे? ये होता है ग्लेशियर से। कहां पे इसका उद्गम होगा? आप कहोगे सर हम कह देंगे ग्लेशियर से इसका उद्गम यहां पे होता है। अब ये क्वेश्चन आता है, अच्छा ये जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां हमसे पूछा जाता है। तो सहायक नदियां इसकी क्या क्या आप बताओगे दोस्तों? जैसे कि सबसे बड़ी सहायक नदी आप कहोगे यमुना नदी यहां पे हो जाती है। एक जैसे आपकी घाघरा नदी हो गई, घाघरा नदी। एक आपकी सोन नदी, ये नदियां क्या होती है? इसकी सहायक नदी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये मान लो गंगा नदी हमारी ग्लेशियर्स निकलती है, अब ये गिरती कहाँ पे? ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये नदी कहाँ पे गिरेगी? आप कहोगे सर हम कह देंगे बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये नदी आपकी यहाँ पे गिरती है। तो अगर गंगा नदी के बारे में ये कुछ पॉइंट अगर आपको पता है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यही एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। इसके बाद एक हमारी नदी आती है यमुना नदी। यमुना नदी जो अभी मैंने ये बताया था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही क्वेश्चन आता है, ये बताओ
जो आपकी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी वहां पे होती है, तो किसका नाम बताओगे, ये हो जाएगी यमुना नदी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये पॉइंट आप क्लियर आपका हो गया। अब यमुना नदी से और क्या चीज आपसे पूछी जाएगी, अच्छा ये बताओ यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी वहां पे हो जाती है, तो आप सीधा सीधा कहोगे 1376 किलोमीटर ये इस नदी की लंबाई यहाँ पे हो जाती है। अब ये नदी कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से वहां पे निकलती है, तो आप क्या कहोगे, ये हमारी यमुनोत्री से, यमुनोत्री जो आपके ग्लेशियर वहां से आपकी निकलती है। ये दो तीन पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हो गए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हम यमुना का नाम बताएंगे, इसकी हमने बता दिया कि लंबाई कितनी है और कहाँ से ये नदी आपकी यहाँ पे निकलती है। अब इसके बाद एक हमारे इंपॉर्टेंट नदी आपकी आ जाती है ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे ये पूछा जाए अच्छा हमें कुछ पॉइंट बताओ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दो, क्योंकि यहाँ से हमारे ये सारे पॉइंट नोट करना, अगर आपके ये तैयार हो गए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप यहाँ पे क्या बताओगे, अगर पूछा जाए इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है, तो आप क्या कहोगे 3848 किलोमीटर इसकी तो मान लो कुल लंबाई यहाँ पे होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में कितने किलोमीटर एरिया में आपकी प्रवाहित यहाँ पे होती है, तो अगर यहाँ पे आपसे भारत में पूछा जाए कि ये बताओ भारत में ये नदी कितनी बहती है, आप कहोगे 1114 किलोमीटर नदी बहती है। तो इसीलिए क्या होता है जो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, वो आपकी होती है गंगा नदी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये भारत में केवल 11 से 14 किलोमीटर ही इसका प्रवाह वहाँ पे आपका होता है। अब यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए, ये नदी कहाँ से निकलती है, तो क्या कहोगे ये तिब्बत के आपको तेंगस्पो से, तिब्बत के तेंगस्पो नामक जगह से ये आपकी निकलती वहां पे। अब भारत में नदी कहाँ पे प्रवाहित वहां पे होती है, तो आप क्या कहोगे भारत में ये आप असम राज्य में नदी वहां प्रवाहित आपकी होती है। तो ये सारे पॉइंट पहले यहाँ पे एक बार आप याद कर लेना। इसके बाद एक हमारे इंपॉर्टेंट नदी आपकी सिंधु नदी यहाँ पे होती है, कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे सिंधु नदी सर हम यहाँ पे कह देंगे। और सिंधु नदी में क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, आप कहोगे 3180 किलोमीटर कुल लंबाई यहाँ पे हो जाती है। और भारत में यह नदी कितना मतलब कितने किलोमीटर में प्रवाहित वहाँ पे होती है, कहोगे क्या 1114, नहीं ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है इसका भारत में अगर प्रवाह यहाँ पे देखा जाए आप कहोगे ये हो जाएगी 914 किलोमीटर, यहाँ 916 इसका यहाँ पे लिखिएगा, ये 916 किलोमीटर इसका प्रवाह यहाँ पे होता है, क्या कहोगे 916 किलोमीटर। अब जो सिंधु नदी है ये भारत में 1114 किलोमीटर भारत में इसका प्रवाह यहाँ पे होता है। अब ये नदी कहाँ से निकलती है, आप कहोगे सर हम कहेंगे मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से ये नदी का प्रवाह आपका यहाँ पे होता है। तो ये आपकी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु जो भारत की फेमस नदियां हैं ये आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। तीन नदियां और हमारी हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना, ये सारे पॉइंट एक बार नोट जरूर करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा। इसके बाद कुछ नदियाँ और मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, वो भी सारे चीज़ें वो भी डाटा आपको यहाँ पता होना चाहिए अगर आपको अपना एग्जाम वहाँ पे क्लियर करना है। तो जैसे अब इसके बाद हमारी जो अगली नदी आएगी जिसके बारे में हमें पता यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि ये बताओ एक आपकी गोदावरी, गोदावरी नदी आपकी यहाँ पे होगी। गोदावरी नदी से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्या आपसे पूछा जाए गोदावरी नदी में एक चीज यही पूछा जाएगा, ये बताओ ये जो नदी है इस नदी को अगर प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी वहां पे मानी जाती है, यानी इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 1465 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई यहाँ पे हो जाती है। और इसे दोस्तों आपकी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा के नाम से ये जानी जाती है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी को कहा जाएगा, तब भी आपको गोदावरी नदी का नाम ही यहाँ पे आपको बताना है। अब ये नदी कहाँ से निकलती है आप बताओगे, महाराष्ट्र के आपके जो त्र्यंबक महाराष्ट्र का आपका जो एक त्र्यंबक होता है यहाँ से आपकी ये नदी वहाँ पे निकलती है। और कहाँ पे नदी ये आपकी गिरती है, तो आप कहोगे ये नदी बंगाल की खाड़ी में,
कहाँ पे गिरेगी, आप कहोगे बंगाल की खाड़ी में ये नदी वहां पे गिरती है। लंबाई होगी, दक्षिण गंगा कहा जाते हैं, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाली खाड़ी में नदी आपकी गिर जाती है। एक अगली नदी, एक इंपॉर्टेंट और यहाँ पे नोट कर लेना, उसे हम लोग कहते हैं कृष्णा नदी के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसकी लंबाई क्या बताओगे, टोटल कह दोगे सर, हम कहेंगे 1400 किलोमीटर लंबाई हो जाती है। कहाँ से निकलती है, आप कहोगे ये महाबालेश्वर, महाबालेश्वर से ये नदी आपकी वहां पे निकलती है। एक बस नदी और यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, आपकी नर्मदा नदी यहाँ पे आपकी हो जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन यही पूछता है आपसे कि ये बताओ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी यहाँ पे है। क्या लिखोगे यहाँ पे, आप एक पॉइंट नोट करना, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी आपकी यहाँ पे हो जाती है। कुल लंबाई कितनी कहोगे, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई यहाँ पे हो जाती है। कहाँ से निकलती है, आप कहोगे अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, कहाँ से निकलेगी, आप कहोगे अमरकंटक, अमरकंटक की जो पहाड़ियां यहाँ से आपके निकलती हैं। तो ये सारी मैंने 6 नदियां यहाँ पे आपको करा दी हैं, जहाँ से अगर ये 6 नदियां आपने तैयार कर ले, यहाँ जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं सारे मैंने यहाँ पे करा रखे हैं। और नदियों से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तभी मैं जो नदियों की क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे भारत की कौन सी वैसी प्रमुख नदियाँ हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आप तैयार जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होगे, ऐसे क्वेश्चन देखा होगा बार बार वहां पे रिपीट आपके हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्वालियर एआरओ में क्या पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हार्नबिल पर्व आपका मनाया जाता है। क्योंकि जो आपका पर्व से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमसे यहाँ पूछा गया है कि हार्नबिल पर्व मनाया जाता है, कहाँ पे आपका मनाया जाएगा। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, केरल है, हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है। साथ साथ आप प्रैक्टिस जरूर करते चलना कि आप इनके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो आप इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या कहेंगे, सर हम कहेंगे नागालैंड कह देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो आपको कुछ पर्व यहाँ पता होने चाहिए और वो पर्व कौन से राज्य में मनाए जाते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे कि आपसे अगर ये पूछा जाए, अच्छा हमें ये बताओ जो आपका ओणम पर्व है या ओणम त्योहार है, ये कहाँ पे आपका मनाया जाएगा। याद देखो, आप इनके आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे बताना। बैसाखी पर्व है, ये कहाँ पे आपका मनाया जाता है। या फिर एक आप बताओ जो पोंगल त्योहार, पोंगल है, ये कहाँ पे मनाया जाएगा। पोंगल के बाद बताना जैसे एक गणेश चतुर्थी हो जाती है, बनते आपके कई जगह है। क्या बताओ गणेश चतुर्थी सबसे ज्यादा कहाँ पे मनाई जाती है आपकी ये एक। अच्छा ये बताना आपके जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा हो गया। इसके बाद एक बताना छठ पूजा हो गया, क्या छठ पूजा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक हमें बताना जैसे आपका बिहू त्योहार होता है, बिहू त्योहार ये कौन से राज्य में मनाया जाता है। एक आप ये बता देना जो आपका उगादी त्योहार है, उगादी त्योहार कहाँ पे मनाया जाएगा। एक और यहाँ पे नोट कर लेना, इसके बाद एक लिखना लोसार, लोसार ये कौन से राज्य में आपका मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पर्व हो गए या त्योहार यहाँ पे हो जाते हैं, अक्सर यही सारे आपके ऑप्शन वहाँ पे दिखते हैं। तो आप ये बताओ क्या इनके आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे हो। अगर आपको एग्जाम 2026 में आरबी का निकालना है तो ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहाँ पे क्लियर होने चाहिए। कोई ना कोई आपके जब भी पेपर में बैठोगे इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर वहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बताओ, देखो ओणम बताओ कहाँ मनाया जाएगा, हम कहेंगे सर हम कहेंगे केरल में। बैसाखी में क्या बताओगे, बैसाखी का हम पता है कहाँ पे, पंजाब राज्य बता देंगे। पोंगल कहाँ बताओगे, इसको आप बताओगे तमिलनाडु में, कहाँ बताओगे, हम कहेंगे तमिलनाडु राज्य में कह देंगे। गणेश चतुर्थी अगर पूछा जाए कहाँ बताओगे, आप कहोगे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी हो जाएगा। दुर्गा पूजा अगर पूछा जाए कहाँ कहोगे, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में, सर हम कह देंगे क्या पश्चिम बंगाल कह देंगे। छठ पूछा जाएगा, हम कहेंगे बिहार राज्य का मेन त्योहार आपका हो जाता है। और इसके बाद बिहू आपको पता ही कहाँ पे होता है, असम राज्य का मेन त्योहार होता है। उगादी त्योहार यहाँ पे दिया जा रहा है, ये कहाँ बताओगे, आप कहोगे सर हम कह देंगे आंध्र प्रदेश राज्य का नाम यहाँ पे बताएंगे। और जो आपका यहाँ दिया जा रहा है लोसार दिया जा रहा है, ये आप कह दोगे सर हम
हम सिक्किम राज्य का नाम यहाँ पे ले लेंगे। कौन से राज्य का? सिक्किम राज्य का। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना है, एग्जाम में आएगा, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपके पास जो चीजें पूछी जा सकती वो सारे मैं यहाँ पे एक एक करके कवर यहाँ पे करा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित वहां पे करती है? रेड क्लिफ रेखा जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम रिपीट हुआ है, यानी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, या भारत एवं चीन के मध्य। और कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था? गया ARO में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो रेड क्लिफ रेखा है तो हम क्या कह देंगे, आपका ऑप्शन ये भारत और पाकिस्तान के मध्य यहाँ पे हो जाएगी, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये आपके 1947 में आपका किसके द्वारा खींची गई थी? आप कहोगे सिरिल, एक नाम लिख लेना यहां पे, सिरिल रेड क्लिफ द्वारा भारत पाक विभाजन के लिए खींची गई थी, जो पंजाब और बंगाल सीमा निर्धारित वहां पे आपकी ये करती थी। कब खींची गई? 1947 में। तो क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। एक आपके एग्जाम में, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैकमोहन रेखा, ये हमारे पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। एक और नोट कर लेना, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल का LOC के नाम से आपका जाना जाता है। और ये मैकमोहन लाइन तो लिखी है यहाँ पे। अब बताओ मैकमोहन रेखा ये किन दो देशों के बीच खींची वहां पे गई है? तो ये भी अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या कहते? आप कहते सर हम कहते भारत और चीन के मध्य ये रेखा वहां पे खींची गई है। अब ये बताओ ये आपकी कब वहां पे खींची गई थी? तो आप बताओगे 1914 में। सर नाम बताओ किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा ये प्रस्तावित वहां पे की गई थी। और ये उत्तर भारत यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपका ये रेखा वहां पे खींची गई है। और जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC यहाँ पे दी जा रही है, ये कहाँ पे खींची गई है? तो क्या बताओगे? यहां भी आप सीधा सीधा बताओगे, ये हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची गई। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये रेखा खींची गई थी। और कब इस रेखा का निर्धारण हुआ था? आप कहोगे 1972 में हुआ था। इस रेखा का निर्धारण वहां पे हुआ था। कौन से समझौते के तहत हुआ था? आप कह दोगे शिमला समझौते के तहत इस रेखा का निर्धारण वहां पे आपका हुआ था। तो ये सारे नोट करना। मैकमोहन रेखा इंपॉर्टेंट है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। अब किन दो देशों के बीच खींची गई है, कब खींची गई, किसके द्वारा खींची गई, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के न्यूनतम आयु कितनी यहाँ पे होनी चाहिए? देखो न्यूनतम आयु यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति किसी को बनना हो तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, राज्यसभा अध्यक्ष का न्यूनतम आयु वहाँ पे क्या होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया लोकसभा चुनाव के लिए प्राप्त करने के न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 25 है, 35 है, 21 है, इनमें से कोई नहीं। जयपुर ARO में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या कहोगे? यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है? लोकसभा के चुनाव के लिए। तो क्या बताएंगे लोकसभा चुनाव के लिए? आप कहोगे 25 वर्ष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी वो भारत का नागरिक हो और उसकी एज कम से कम 25 साल वहां पूरी हो गई हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका लोकसभा चुनाव की अर्हता प्राप्त करने की आयु हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और यहाँ पे आप नोट कर लें जो हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे एक ये बताओ, अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति
अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु वहां पे क्या वहां पे होनी चाहिए? तो पहले तो आप ये बताओगे कि न्यूनतम आयु हमारी होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष वहां पे होना चाहिए। और ये भारत का नागरिक होना आवश्यक यहाँ पे हो जाता है। और जो लोकसभा बनने योग्य भी वहां पे होना चाहिए। और ये बात आपके अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये बात आपके संविधान का जो अनुच्छेद नंबर आपका 58 है उसमें बात हुई है कि जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं वहां पे होनी चाहिए। आयु हमने क्या बताया? 35 वर्ष वहां पे होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने योग्य आपका वहां पे होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति, अगर आपसे पूछ लिया जाए अच्छा उपराष्ट्रपति का आप ये बताओ क्या हो जाएगा? तो यहां भी आप सेम वही आपका हो जाएगा। उसकी क्या हो जाएगी? 35 वर्ष आपकी कम से कम आयु वहां पे होना चाहिए। और क्या कहोगे? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य वहां पे होना चाहिए। और कौन से अनुच्छेद में ये बात आपकी कही गई? आर्टिकल नंबर 66 में आपके उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं वहां पे आपकी दी गई। तो आर्टिकल भी याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें राज्यपाल की बात करें, किसकी बात करें? राज्यपाल की। तो राज्यपाल में क्या कहोगे? सेम एज आपकी हो जाएगी, यानी 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। और केवल क्या हो जाएगा? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको राज्यपाल वहां बनना है, भारत का नागरिक हो, 35 साल उम्र उसकी पूरी वहां पे हो गई हो। और साथ में कौन से आर्टिकल में ये बात वहां पे कही गई? अनुच्छेद नंबर 157 में ये हमारी बात वहां पे बोली गई है। अब एक इंपॉर्टेंट और आपका आता है राज्यसभा। क्या बताओगे? यहां पे नोट कर लेना, राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आप यहां पे क्या कह दोगे? आप कहोगे 30 वर्ष। हमने क्या कह दिया? 30 वर्ष आप यहां पे नोट कर लेना। अब भारत का नागरिक होना चाहिए। और कौन से आर्टिकल में बोला गया? आप कहोगे अनुच्छेद नंबर 84 में ये आपकी बात वहां पे की गई है। एक और इंपॉर्टेंट केवल नोट कर लेना, जहां पे आपसे पूछा जाता है जो आपके विधानसभा जो सदस्य वहां पे होते हैं, तो विधानसभा में आप क्या बताओगे? आप सीधा कहोगे न्यूनतम आयु हमारी 25 वर्ष इसकी यहां पे हो जाना चाहिए। और वो आपका राज्य का मतदाता होना आपका अनिवार्य होता है। और कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई? अनुच्छेद नंबर 173 में आपका बताया गया है। तो राष्ट्रपति का पूछे, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, राज्यसभा का, विधानसभा का, लोकसभा का, किसी का भी आपसे पूछ ले, अगर आएगा तो इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जितने भी चीजें पूछी जा सकती है वो सारे मैं यहां पे कराता हुआ चलो, बस आप अच्छे से वो चीजें वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। इसके बाद ये बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पे पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित वहां पे किया गया था। लाहौर है, कलकत्ता है, बंबई है, सूरत है, कोलकाता, एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे जीडी के एग्जाम में वहां पूछा गया था। तो वो स्थान का नाम बताइए। तो वो स्थान का नाम पूछा जा रहा है, स्थान क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर हम तो सीधा सीधा कह देंगे लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? लाहौर आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1929 में आपका ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने वहां पे की थी? तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता वहां पे की थी। और ये जो आपका दिया जा रहा है कि जो स्वराज यानी स्वराज का प्रस्ताव कब पारित वहां पे हुआ था? स्वराज का जो प्रस्ताव था ये कब पारित हुआ था? हम कहेंगे 26 जनवरी 1930 को ये आपका पारित वहां पे आपका हो गया था। तो हम क्या कहेंगे? राइट आंसर हमारा हो गया लाहौर आपका हो जाता है यहाँ पे। और देखो एक ये सूरत अधिवेशन दिया जा रहा है, तो ये सूरत अधिवेशन कब यहाँ पे हुआ था? आप कहोगे सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में यहाँ पे आपका हुआ था। इसके बाद जो आपका यहाँ पे एक बॉम्बे अधिवेशन यहाँ पे दिया गया है, ये आपका हुआ था 1885 में, जहाँ पे स्थापना वहां पे हुई थी। कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पे दिया गया, ये आपका 1906 में आपका यहाँ पे हुआ था। अब एक अधिवेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा? जो आपका फैजपुर अधिवेशन यहाँ पे होता है, जो कि आपका 1936 में अधिवेशन हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, ये पहला ग्रामीण अधिवेशन आपका यहाँ पे था। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन सा वहां पे हो जाएगा? हम कहेंगे फैजपुर होता है। कब हुआ? 1936 में आपका हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमारा बनता है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त वहां पे कर दिया गया, कि जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था उसका रीजन क्या था समाप्त करने का। तो चौरी चौरा घटना के कारण, या ककोरी घटना के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये ग्वालियर एआरओ में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या कहोगे सर, हम कहेंगे ये हो जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी हुआ क्या दोस्तों, आपका 1922 में चौरी चौरा घटना, और ये चौरी चौरा कहाँ पे है, जो आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है वहां पे ये चौरी चौरा नाम का एक स्थान वहां पे। यहां पे हुआ क्या, 1922 में आपका प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन जलाकर 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया था, और जिसके कारण क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, जो ये असहयोग आंदोलन था इसको वापस वहां पे आपका ये ले लिया जाता है। अब देखो एक कुछ चीजें और यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे होती है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछेगा कि ये बताओ जो आपकी चौरी चौरा ये जो घटना होती है कब वहां पे हुई थी, सीधा डेट अगर आपसे पूछ ली जाती तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 5 फरवरी आपका 1922। ये डेट आप याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। एक जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा हमें ये बता देना कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब वहां पे हुआ था, तो आप क्या कहोगे सर, हम कहेंगे 1919 में वहां पे हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये जो काकोरी कांड यहाँ पे हुआ था ये कब वहां पे हुआ था, आप कहोगे 1925 में हुआ था। ये दो आप डेट याद कर लेना, यहां से एग्जाम में डेट आपसे पूछी जाती वहां पे। तो ये हमारा ग्वालियर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। हम राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। देखो यहाँ पे जब आपका एग्जाम अभी ये अप्रैल महीने में लगेगा आर्मी जीडी में, तो वहां सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि अगर गया एआरओ क्वेश्चन हो सकता है आपका लखनऊ एआरओ में आ जाए, लखनऊ एआरओ को हो सकता है आपका दानापुर एआरओ में जाए, रिपीट क्वेश्चन आपके वहां पे हुआ करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करते चलो। अगर आपने ये 100 सेट वहां पे सॉल्व करके पेपर में जब भी बैठोगे आप खुद ही कहोगे सर एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं गया। तो क्योंकि मैं सारे आपके सिलेक्टेड ही यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा जिन क्वेश्चन के ज्यादा चांस है पेपर में आपके आने के। यहां पूछा जा रहा है भारत के को क्या कहा जाता है, यानी है संविधान की प्रस्तावना। भारत के को क्या कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना। यानी मान ये पूछा जा रहा है जो भारत संविधान की जो संविधान है उसमें भारत में क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। आमुख है, प्रलेप है, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत है, संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। कहाँ पूछा गया था, गया एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या वहां पे कहा जाता है, प्रस्तावना को क्या कहा जाएगा, आप कहोगे सर हम कहेंगे कि वहां पे आंसर क्या राइट किया गया, आमुख। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है ये कब पारित वहां पे किया गया था, तो आप क्या कहोगे, प्रस्तावना दोस्तों जो आपकी थी ये आपकी 26 नवंबर 1949 को ये आपकी वहां पे अपनाई गई थी। क्या अपनाई गई थी, ये प्रस्तावना आपकी यहां पे अपनाई गई थी। अब इसमें प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन भी आपका वहां पे हो चुका है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रस्तावना में संशोधन कब वहां पे हुआ था, तो पहला तो ये बताना मतलब कैसे हुआ था। इसमें हुआ था आपका 42वां जो संविधान संशोधन था, इसी संबंधित आपका यहाँ पे हो जाता है, जहां पे आपका समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द वहां पे जोड़े गए थे। एक क्वेश्चन क्या ये नोट कर लेना कि 42वें संविधान संशोधन में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा समाजवादी, पहले ये पॉइंट यहां पे नोट करना। एक आप यहां पे लिखना धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द प्रस्तावना में आपके जोड़े गए थे ये संविधान कौन सा संशोधन वहां पे आपका हुआ था, तो कौन सा बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे 42वां संविधान संशोधन आपका वहां पे कराया गया था।
अगले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें क्या दिया जा रहा है, भारतीय मुद्रा में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है। वैसे पहले जो आपके 1 रुपए के नोट वहां पे जारी होते थे उसमें पूछा जा रहा है सिग्नेचर किसके होते हैं, यानी कौन वहां पे जारी करता था। अब इसके बाद जितने भी 1 रुपए के ऊपर के नोट, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का, वो कौन वहां पे जारी करता है। तो 1 रुपए के जितने ऊपर नोट आते हैं उसे क्या भारत का गवर्नर वहां पे जारी, उसके सिग्नेचर वहां पे होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है ये कौन जारी वहां पे करेगा, 1 रुपए का नोट ये जारी करता दोस्तों ये हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताना कि जो आपके आरबीआई गवर्नर वर्तमान में कौन है। आरबीआई गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन यहां पे हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो आरबीआई गवर्नर किसका नाम बता दोगे, यहां पे सीधा सीधा आप कहोगे सर हम कहेंगे शक्तिकांत, शक्तिकांत दास का नाम आप यहां पे बता देना, ये हो जाएंगे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा हमें ये भी बता दो वित्त सचिव कौन है। वित्त सचिव अगर आपसे पूछ लिया जाए वित्त सचिव कौन हो जाएंगे, तो यहां पे किसका नाम बताओगे, टीवी सोमनाथन, सोमनाथन ये नाम यहां पे नोट कर लेना। आरबीआई गवर्नर का पूछे या वित्त सचिव का पूछे वो दोनों नाम आपको यहां पे पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नरसिम्हन समिति को जो आपकी समितियां होती हैं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहां पूछा गया है नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार से, भारी उद्योग के विकास से, बीमा क्षेत्र के सुधार से, या ए और सी दोनों। जयपुर एआरओ में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप सीधे सीधे क्या राइट आंसर बताओगे, आप कहोगे सर हम कह देंगे ये हो जाएगा बैंक क्षेत्र के सुधार से, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अभी मैंने बताया जो समितियां वहां से होती यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक आपके सरकरिया, क्या पूछेगा, एक ये बताना सरकरिया जो आयोग होता है, सरकरिया आयोग अगर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर एक और नोट ये करना कि आपको जो पंछी आयोग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंछी आयोग, पंछी आयोग। एक और यहां पे बताना जैसे आपकी स्वर्ण सिंह, क्या बता दिया आपने, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति आपकी ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी हो जाती है। इसके बाद एक और आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जिसको हम लोग बोलते हैं बलवंत समिति, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, ये आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट समितियां वहां पे होती हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपकी जो सरकरिया आयोग है ये कब यहाँ पे आया था, आप कहोगे सर ये आपका 1983 में आपका आया था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंधों और जो आपका शक्ति का संतुलन, यानी वो हम बराबर रहे, किसको कितनी शक्ति वहां पे आपको प्रोवाइड वहां पे करानी है, ये सरकरिया आयोग में आपका बताया गया था। जैसे एक पंछी आयोग था, ये आपका 2007 में वहां पे आया, जहां पे केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधार या सुझाव इसमें आपके वहां पे दिए गए थे। एक आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी, ये आपके 1976 में वहां पे आई थी, जिसमें मौलिक कर्तव्य जो थे उसकी सिफारिश यहां पे की गई थी। अगर क्वेश्चन आता है मौलिक कर्तव्य की सिफारिश जो थी ये कौन सी समिति के द्वारा वहां पे हुई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति यहां पे आप बताओगे। बलवंत राय समिति जो आपके दी गई ये बताओगे 1957 बताओगे, ये पंचायती राज सभा की स्थापना और उसकी जो कार्य प्रणाली है उससे संबंधित आपके यहाँ पे हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां वहां पे होती हैं, समिति से हमारे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनता है। अच्छा अगले क्वेश्चन पूछा गया है 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन वहां पे चलाया गया था। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर मुझे व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, जहां पे मैं इसकी पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप
ग्रुप में वहां प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम लिंक में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप ज्वाइन कर लें। जहां भी जितनी भी डेली क्लासें वहां पे होंगी उनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिलती रहेंगी। तो ये बताओ 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्म सम्मान आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था। देखो जो आपके आंदोलन है, आंदोलन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं कुछ आपको जो मुख्य हमारे आंदोलन वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आत्मसम्मान आंदोलन कहां पे चलाया गया था? आप कहोगे सर हम कह देंगे तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी ई.वी. रामास्वामी ने 1925 में तमिलनाडु में एक आत्मसम्मान आंदोलन वहां पे शुरू किया गया था। अब देखो यहाँ पे कुछ आंदोलन इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं। जैसे एक आपको पता होना चाहिए जो आपका स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आपका जो असहयोग आंदोलन, ये आप तैयार कर लेना। एक आप यहाँ पे आपका सविनय अवज्ञा, क्या बताओगे? सविनय अवज्ञा, क्या बताओगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। एक और यहाँ पे याद कर लेना जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, एक ये यहाँ पे आप तैयार कर लेना। ये कुछ चार आंदोलन जो है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक आपका चंपारण आंदोलन भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात यहाँ पे करते हैं तो ये कब चला था? आप कहोगे सर ये आपका 1905 में चला था। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल द्वारा चलाया वहां पे आपका गया था। किस लिए चलाया गया था? जब बंगाल का विभाजन वहां पे हुआ था उसके विरोध में आपका ये चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब चला था दोस्तों? आप कहोगे 1920 में वहां पे चला था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश असहयोग को त्याग, यानी पहला ये जन आंदोलन वहां पे हो जाता है। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे हुआ था उसी के बाद असहयोग आंदोलन चला था। कब चला था? 1920 आप यहाँ पे बताओगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया जा रहा है, ये आपका 1930 में यहाँ पे चला था। ये भी आपका महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था, जो नमक कानून तोड़ने के लिए आपका चलाया गया था, मार्च महीने में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब चला था? आप कहोगे 1942 में चला था। ये भी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। यानी करो या मरो का जो नारा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों को बाहर करने की मांग पे वहां पे दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 ईस्वी आप यहाँ पे बता दोगे। तो ये सारे कुछ आंदोलन यहाँ पे हो जाते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया जा रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेंगुर मृदा वहां पे कहा जाता है? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कौन सी मृदा सबसे ज्यादा वहां पाई जाती है, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो आपकी ये रेंगुर मृदा होती है ये पूछा जा रहा है कि काली कपासी मृदा है, वन्य मृदा है, जलोढ़ मृदा है या लाल मृदा आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो किसकी पूछा जा रहा है? जो रेंगुर मृदा है इसको क्या कहा जाता है आपका? तो रेंगुर मृदा को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहोगे ये काली कपासी मृदा यहाँ पे हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आप राइट आंसर यहां पे कह दोगे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ भारत में कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा वहां पे पाई जाती है? तब आप किसका नाम बताओगे? तब कहोगे ये जलोढ़ जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, ये भारत में सबसे ज्यादा आपकी पाई वहां पे जाती है। लेकिन रेंगुर मृदा की बात करें हम क्या कहें? काली कपासी मृदा होती है। जो आपकी रेंगुर मृदा होती है इसमें क्या होती है, जो हम लोग काली मिट्टी के नाम से आपकी जानी जाती है, इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा वहां पे आपकी होती है वहां पे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज दी जा रही है? पाली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान वहां पे किया जाता है? देखो जो आपकी ये पुरस्कार है, पुरस्कार से ज्यादा आपके करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ये मान चलना करंट अफेयर के आपके जो 15 क्वेश्चन जीके के वहां पूछे जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के वहां पूछे जाते हैं। आगे जो प्रैक्टिस मैं वहां पे कराऊंगा सारे आपके इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है वो भी सारे मैं आपके यहाँ पे कवर करा दूंगा। यहाँ बताओ हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। तो पाली उमरीगर पुरस्कार किस खेल वर्ग में दिया जाएगा? आप कहोगे सर हम कहेंगे क्रिकेट में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। और ये ग्वालियर एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आपका पूछ लिया गया था वहां पे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये बताइए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पे आपका स्थित हो जाता है?
तो ये जो बैंक के मुख्यालय हैं, ये आपको कुछ बैंकों के आपके पता वहां पे होने चाहिए। बैंक के मुख्यालय हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। फिलहाल क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी जिसे हम लोग NABRD के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, बेंगलोर है। और ये क्वेश्चन हमारा गया ARO में पूछा भी गया था। तो आपका क्या बताओगे, NABRD का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? आप कहोगे सर हम कहेंगे मुंबई में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या कह दोगे? मुंबई। इसके बाद जैसे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? या अगर आपसे PNB बैंक का पूछ लिया जाए, पंजाब बैंक जो हो जाती है, एक अगर ये पूछा जाए बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं, एक बताओ जो आपकी केनरा बैंक है, एक नोट कर लेना, जैसे जो केनरा बैंक है, केनरा बैंक का मुख्यालय बताओ कहाँ पे हो जाएगा? एक आप बताओ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी यूनियन बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एक अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एक हमें बताना जो आपका इंडियन बैंक है, इनका मुख्यालय बताओ कहाँ पे आपका हो जाता है। तो पहला अगर आपसे पूछा जाए SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे मुंबई में इसका मुख्यालय होगा। PNB बैंक का पूछा जाएगा, क्या बताओगे? दिल्ली, या बता देना, नई दिल्ली आपका हो जाएगा। BOB का पूछा जाएगा, आप कहोगे वडोदरा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। केनरा बैंक अगर पूछा जाएगा, आप क्या कहोगे? बंगलुरु आप यहाँ पे बता दीजिएगा। यूनियन बैंक अगर आपसे पूछा जाएगा तो यूनियन बैंक कहाँ पे बता दोगे? आप कहोगे मुंबई में हो जाएगा। इंडियन बैंक अगर पूछा जाएगा मुख्यालय कहाँ पे है, आप कह दोगे क्या? चेन्नई में। कहाँ पे कह दोगे? चेन्नई में कह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंकें हो जाती है भारत की, और इनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये चीज आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया? अभी मैंने बताया पर्व आप अच्छे से तैयार करके जाना, पर्व से एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो बिहू का मैंने अभी क्वेश्चन करा ही दिया था कि असम राज्य में आपका मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता ARO में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। और जैसे अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ जो आपका ओणम पर्व कहाँ पे आपका ये मनाया जाएगा, जैसे अगर आप पूछा जाए बैसाखी, अभी मैंने सारे पॉइंट वहां पे कवर कराए थे। या अगर आपसे पूछा जाए पोंगल, एक आपको मैंने बताया था जैसे छठ पूजा, अभी मैंने सारे ये पॉइंट वहां पे करा भी दिए थे कि ये कहाँ पे आपके मनाए जाते हैं। तो ओणम का पूछेगा केरल बताना है, बैसाखी का पंजाब बताना है, पोंगल का आप क्या बताओगे? तमिलनाडु बताओगे, छठ पूजा का आप क्या कह दोगे? बिहार राज्य आप बता दोगे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे तैयार कर लेना, क्योंकि पर्व से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? आप बताओ। EEPROM हो जाएगा, रैम है, रोम है, आपका ERAM हो जाएगा। रोहतक ARO में क्वेश्चन आपके GD के पेपर में हमारा पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति वहां पे कहा जाएगा? तो किसका नाम आपको बताना? आप कहोगे सर हम कहेंगे रैम का नाम बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी हो जाती है, इसे ही क्या कहते हैं? स्मृति के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है आपका ये। अब यहां से अगला क्वेश्चन आता है जो कि हमारे साइंस स्टार्ट आपकी हो जाती है। 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका चालकता कम हो, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, या विशिष्ट घनत्व कम वहां पे हो। और ये जयपुर ARO में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो आप देखा होगा जो घरों में हम लोग फ्यूज तार वहां पे बनते, वहां पे क्या पूछा जा रहा है? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो आपका सुरक्षा फ्यूज तार वहां पे होता है, किस धातु से बने वहां पे होते, जिसका क्या होना चाहिए? गलनांक कम होना चाहिए, ज्यादा वहां पे होना चाहिए, ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो आप क्या कह दोगे? आप कहोगे उसका जो गलनांक होता कम वहां पे हो जाता है। यानी अगर घरों में मान लो बिजली वहां पे ज्यादा बहने लगे, यानी लाइट आपकी तेज वहां पे हो जाती है, तो ये फ्यूज तार क्या करता है? फ्यूज तार ऑटोमेटिक टूट जाते हैं, कट जाता है, जल जाता है वहां पे, जिसकी वजह से क्या होता है? घर में जितने भी और चीजें आपकी लगी होती है, फ्रिज है, TV, कूलर, कुछ भी लगा होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? धारा
तारा बहनी बंद हो जाती है, जिसके कारण वो सारे उपकरण क्या हो जाते हैं, बच वहां पे आपके जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, एक फ्यूज तार का यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो क्या कह दोगे, और गलनांक ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज दी जा रही है, धातु की एक प्लेट के बीच में से काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या वहां पे होगा। जैसे कि ये मान लो कोई धातु की प्लेट वहां पे हो जाए, इसमें आपका एक यहाँ छेद आप बना दो। अब इस धातु की प्लेट को अगर हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये चीज पूछी जा रही है, इस छेद में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई किसी चीज को अगर आप वहां पे गर्म करते हो तो क्या होता है, उसका आयतन वहां बढ़ता है। तो जब ये आयतन मान लो, ये मान लो अभी है, जब गर्म किया मान लो आयतन इसका आपका इतना यहाँ पे हो गया, तो ये छेद जो यहाँ पे बना हुआ था ये भी इसका आकार क्या बड़ा वहां पे हो जाएगा। तो क्या हम लोग कह देंगे उतना ही रहेगा, बढ़ेगा। आप क्या कह दोगे, उसका आकार हमारा बढ़ जाता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो छेद का जो आकार हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ आपका वहां पे जाता है। तो क्या कहोगे, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डीजल इंजन में ईंधन को यानी ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त वहां पे किया जाता है। जैसे कि मान लो किसी गाड़ी में आपने डीजल वहां पे डाला, तो वो डीजल मान लो ऐसे तो वहां पे जलने नहीं लगता है, तो उसको जलाने के लिए क्या चीज वहां पे यूज की जाती है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो बताओ, बिजली की चिंगारी द्वारा या एग्जॉस्ट ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी के द्वारा या सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके वहां पे। तो क्या आंसर बताओगे, यानी सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, जो वहां पे सिलेंडर लगे रहते हैं, जब वहां पे वायु का दाब वहां पे डाला जाता है, इसके बाद क्या होता है, वहां पे 500 से लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्म वहां पे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे आपका जो ईंधन होता है जलने लगता है। जो आपका पेट्रोल वहां पे होता है वो ऑटोमेटिक जलना वहां पे स्टार्ट हो जाता था। हम क्या कहेंगे, जो सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके, यानी जो सिलेंडर होते हैं वायु में जो वहां प्रेशर डाला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर वायु को वहां पे हो जाता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह जो आपका डीजल वहां पे होता है उसमें आपका आग वहां पे लग जाती है और गाड़ी आपकी स्टार्ट वहां पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, यानी जो जल का वाष्पीकरण वहां पे होता है, कब वहां पे नहीं हो सकता है। कोलकाता एआरओ में ये चीज वहां पे पूछी गई थी। तो आर्द्रता 0% हो, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, या तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो, या आर्द्रता आपकी 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो भाई जल वाष्पीकरण कब नहीं होगा, जब आपके ऑलरेडी उसमें आर्द्रता जो आपके अगर 100% वहां पे हो ही गई वहां पे, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो ही नहीं सकता वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी आर्द्रता 100% पूरी वहां पे कंप्लीट ही हो गई ना हमारी वहां पे। तो आप क्या कह दोगे, तब होगा जब आर्द्रता आपकी 100% यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बन जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये बताओ, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से पीछे, यानी कि किस कारण पीछे की गई होती हैं। और गया एआरओ में क्वेश्चन आपकी ये पूछा गया। देखो यहाँ से एक चीज ये दो रेल की यहाँ बात हो रही है, अगर एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं और जो रेल के पहिए होते हैं ये कहाँ पे आगे बनते हैं, ये चीज आप तैयार कर लेना। पहले इसका राइट आंसर देख लो कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से पीछे की ओर की गई होती वहां पे, और ये ऑप्शन हमारे पेपर में वहां पे दिए गए थे। तो आप इसका पहले आंसर बताओ क्या कहोगे। सर हम कह देंगे कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया। काउंट करते चला क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है, क्या आप इनके आंसर वहां पे दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। अगर आपको इनके आंसर वहां पे दे पा रहे तो जब आपका 2026 वाला पेपर वहां पे लगने वाला है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिल जाएंगे और वो बड़ी आसानी से आप क्लियर वहां पे कर लोगे। अभी मैंने क्या बताया, रेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। एक अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए, अच्छा हमें बताओ इंटीग्रल कोच, जो आपके इंटीग्रल कोच बन के वहां पे आते हैं, ये कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ पे, कोच फैक्ट्री बताओ ये कहाँ पे आपकी हो जाती है। या अगर कभी आपसे सीधा से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रेल कोच फैक्ट्री, अगर आपका रेल कोच फैक्ट्री पूछ ली जाए, बताओ कहाँ पे हो जाएगा। एक और नोट कर लेना, अगर आपको पूछा जाए रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, ये बताओ ये कहाँ पे हो जाती है। ज्यादा यही एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे आप बताओगे, आप कहोगे सर बताएंगे कहाँ पे, चेन्नई बताएंगे। चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री केवल अगर पूछा कि कहाँ बताओगे, कपूरथला।
अब ये कपूरथला कहाँ पे, पंजाब राज्य में हो जाएगा। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ बताओगे, बेंगलोर में। कहाँ बताओगे आप, बेंगलुरु बताओ। अब बंगलोर कहाँ पे है आपका, कर्नाटक राज्य में, वहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट भी आप तैयार करना, कुछ भी आपसे पूछा जाए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बताओ, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएं तो क्या वहाँ प्रभाव आपका पड़ेगा। यहाँ से भी एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही वहां पे रहता है। तो अगर किसी वस्तु को आप पृथ्वी से चांद पर वहां पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भार में केवल चेंजमेंट वहां पे आपकी आ जाती है। तो आप क्या कह दोगे, आप कहोगे भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही आपका रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। 2-3 पॉइंट और यहां पे याद करना। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जी का मान, जी का मान पहले बताओ आप चांद पर कितना वहां पे आपका होता है, एक बताना पृथ्वी पे जी का मान वहां पे आपका कितना हो जाएगा। तो अगर चांद का जी का मान पूछेगा 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताना है, और पृथ्वी पर तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। अब एक चीज ये यहाँ बताना आप, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का भार अगर 60 केजी है तो ये बताओ चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, क्योंकि भार में कमी होती है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/6, यानी 60 का 1/6 करोगे 10 केजी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कितना डिफरेंट वहां पे रहता है भार में, 1/6। यानी अगर आपका भार यहाँ पे 60 किलो है, जब चंद्रमा पे आपका वेट वहां पे किया जाएगा वो कितना 1/6 कर दोगे 60 का, 10 केजी वहां पे निकल के आपका आ जाएगा। अब ये बताओ, ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों वहां पे होती है। अगर कभी आप हाइल्टी एरिया में वहां पे गए होगे, पहाड़ी एरिया में, जब आप पहाड़ वहां पे चढ़ते हो तो आप देखोगे आपकी जो सांस होती है जल्दी वहां फूल जाती है। यही चीज पूछी जा रही है, उसका रीजन आखिर हमारा होता क्या है कि जो हमारी सांस होती है जल्दी जल्दी वहां पे फूल जाती है। तो उच्च आर्द्रता के कारण, वायु के कम दबाव के कारण, या ओजोन के कारण, या उच्च आर्द्रता के कारण, ये यहाँ पूछा जा रहा है। उच्च आर्द्रता के कारण, उच्च आर्द्रता, दो ऑप्शन एक साथ यहाँ पे हो गए। तो इसका फिलहाल राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, ये हो जाएगा वायु के कम दबाव के कारण। यानी जब आप ऊपर जाते हो, हाइल्टी पहाड़ों में जाते हो, तो वहां पे प्रेशर, वायु को दाब होता है वो कम वहां पे हो जाता है। अगर ये दाब वहां पे आपका कम वहां पे हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, जो हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन जो पहुंचती है वो वहां पे कम पहुंचती है। तो जब हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन कम वहां पहुंचेगी, इससे क्या होता है, हमें सांस वहां पे जल्दी जल्दी फूलना स्टार्ट वहां पे हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, वायु का दबाव वहां पे कम होता है जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े तक नहीं पहुंचती है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपकी ऑटोमेटिक सांस फूलना स्टार्ट वहां पे हो जाएगी। अब बताओ, ग्वालियर एआरओ में क्या पूछा जा रहा है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितना समय वहां पे लगता है। 20 सेकेंड, 8 घंटे, 20 सेकेंड, 8 मिनट, 20 सेकेंड, या 8 सेकेंड यहाँ पे हो जाता है। इसको अगर मैथ से भी वहां पे सॉल्व आप कर सकते हो। यहाँ 2-3 चीजें याद करना। पहला आप क्या याद करो, देखो हमसे क्या पूछा है, कितना समय वहां पे लगता है। समय तो आप सीधा बताओगे 8 मिनट 20 सेकेंड ही यहाँ पे हो जाता है, या फिर आपसे यहाँ पे 500 सेकेंड भी अगर आपको दिया जाता है ऑप्शन में तो वो भी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितने किलोमीटर यहाँ पे हो जाती है, तो अगर पूछा जाए दूरी कितनी यहाँ पे होती, आप कहोगे 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये क्या बताओगे, दूरी आप यहाँ पे बता दोगे। अब एक ये बताओ, प्रकाश की जो गति होती, चाल होती, वो क्या होती है, आप बताओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपकी हो जाती है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल वहाँ पे होता है। तो इस दूरी को जैसे ही आप चाल से भाग करोगे लगभग 500 सेकंड वहाँ पे निकल के आएगा। 500 सेकंड आ जाए या 8 मिनट 20 सेकंड आपसे कहते, दोनों राइट आंसर हमारे यहाँ पे आपके हो जाएंगे।
अच्छा ये बताओ, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की जो तकनीकी होती है उसे क्या कहा जाएगा? कोलकाता में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सुदूर नियंत्रण कहोगे, सुदूर संवेदन कहोगे, अंतरिक्ष शटल कहोगे या सुदूर अभिगमन कहोगे। जैसे आपने देखा होगा कि ये कहते हैं भाई जो मौसम का आगे आने वाला हाल ये यहाँ पे, तो मौसम को जो पूर्वानुमान हम लोग लगाते हैं वो कैसे वहां पे लगाते हैं, इनमें हमें बताना है क्या रीजन है आपका वहां पे। तो आप क्या कहोगे? इसका रीजन दोस्तों होता है सुदूर संवेदन यहाँ पे होता है, यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। किसका यूज होता है? आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सेंसर से ईएम विकिरण का उपयोग करके पृथ्वी वस्तु की जानकारी एकत्र वहां पे करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताना, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व वहां पे पाया जाता है? ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। तो इसमें क्या बताओ कौन सा एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हम सभी को पता है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ही तो हमारा होता है। क्या? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो क्या बताओगे, पहला जैसे आपका क्या बताया आपने, हाइड्रोजन कितनी परसेंटेज है? आप कहोगे 74% हो जाता है। इसके बाद दूसरा आपने जैसे बताया हीलियम हो गया, हीलियम कितने परसेंट है? आपने कहा 24% है। इसके बाद जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने परसेंट? आप कहोगे 1% ऑक्सीजन हो जाते हैं। जैसे इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आपने कहा कार्बन, कार्बन का परसेंटेज 0.5% यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद क्या बताया आपने? बताया पांचवा आपने लिख लिया, नियॉन लिख लो, नियॉन हो गया। इसका हो जाएगा 0.13% क्या होगा? नियॉन। यानी ये आपके परसेंटेज यहाँ पे हो जाते हैं। हमने देखा जो हमारा हाइड्रोजन है ये 74% आपका वहां पे पाया जाता है। तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका कोलकाता एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन था आपका जो कि आपका जयपुर एआरओ में पूछा गया। क्या चीज यहाँ पूछी गई थी कि किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराए गए चम्मच, बताओ अचल रहेगा, स्पर्श रेखी दिशा में चला जाएगा, उपग्रह की गति से अनुसरण करेगा या फर्श पे गिर जाएगा। तो आप अगर किसी उपग्रह में बैठे हुए आप कोई भी सामान उससे वहां फेंकोगे तो वो क्या रहेगा? आपके साथ ही वहां पे गति करेगा, यानी आप जो उपग्रह के साथ ही वहां पे चक्कर आपका वो भी लगाता रहेगा। तो हम लोग क्या कह देंगे? उपग्रह की गति के अनुसरण वहां पे करेगा। जितने वेग से आपका उपग्रह वहां पे चलेगा उतनी वेग से वो भी वहां पे चलेगा। तो क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा। और जयपुर एआरओ में सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? गहरा बक्सा, काला बक्सा, अंधा बक्सा, ऊंचाई मापी यंत्र। यानी इसका मतलब ये होता है, जैसे आप देखा होगा किसी एरोप्लेन या जहाज में जो कोई दुर्घटना वहां पे होती है तो हम लोग कैसे पता करते हैं वहां पे इसमें क्या दिक्कतें वहां पे हुई थी। तो उसी चीज पूछा जा रहा है कि जो आपके उड़ान अभिलेखी यहाँ पे दिया जा रहा है, ये बताओ। यानी जो फ्लाइट रिकॉर्डर आपका होता है, फ्लाइट रिकॉर्डर यानी फ्लाइट के अंदर जहाज के अंदर क्या हो रही है वहां पे, जो आवाज वहां जो वहां पायलट होते हैं आपस बात क्या करते हैं, या कितने हाइट पे चल रहा है, कितने स्पीड चल रहा है, कि मौसम का क्या हाल वहां पे चल रहा था, ये उस बॉक्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या वहां पे होता है। देखो कि उसका नाम क्या बताओगे? वो होता है आपका ब्लैक बॉक्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ब्लैक बॉक्स आपका वहां पे कहा जाता है। वैसे इसका रंग जो होता है वो नारंगी रंग का वहां पे होता है, लेकिन कहा क्या जाता है? ब्लैक बॉक्स के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो हमारा ब्लैक बॉक्स है इसका रंग कैसा होता है, आप क्या कहोगे? नारंगी रंग होता है। लेकिन हम लोग कहते क्या है? उसे आपका ये ब्लैक बॉक्स वहां पे कहा जाता है। अब ये तो सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, क्या रीजन वहां पे होता है? यानी अभी मैंने बताया था कि जो पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, ये हमने देख लिया। अब ये बताओ जो सूर्य का टेम्परेचर हो वो हम तक कैसे वहां पहुंचेगा? ये बताओ क्या हो जाएगा? परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या संवहन के द्वारा? तो हम क्या कहेंगे राइट आंसर? आप कहोगे सर हम कहेंगे विकिरण के द्वारा। गया एआरओ में क्वेश्चन आया था। आप ऑप्शन सी आप राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जो आपका विकिरण
आता है, ये आपकी निर्वात जो एरिया आपको वहां पड़ जाता है उसमें आपके गमन वहां पे कर सकती है वहां पे। तो हम लोग क्या कहेंगे, विकिरण के द्वारा जो सूर्य का ताप होता हम तक वहां पहुंचता है। तो अच्छे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे करते चलना। मैं यकीन दिला के चलता हूं, अगर ये 100 सेट आपने तैयार कर लिए, देखो अगर किसी बच्चों को ये लगता है सर हम अभी पहली बार ही यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता हम कैसे मान लो तैयारी करें कि हमारे एग्जाम में जो जब भी पेपर बैठे हमारे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा अब इतना टाइम आपके पास नहीं बच रहा है। आपका जो इसका एग्जाम भी है अप्रैल महीने में वहाँ पर करा लिया जाएगा। तो इस बचे हुए टाइम में जो चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करते चलो। देखो अगर आपको लगता है सर हमारे यानी हमें तैयारी बिल्कुल वहाँ पर नहीं है, तो जो मैं ये कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पर दे रहा हूँ, यानी आज सब्जेक्ट कंप्लीट नोट्स है। यहाँ पे मैथ भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी है, जीके। नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, बने बनाए नोट्स में आपको सीधा व्हाट्सएप पे वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। बस एग्जाम पहले एक बार वहाँ पे सारी चीज़ आप तैयार कर लेना, जब पेपर में बैठोगे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। लेकिन वो नोट्स आप तैयार जरूर करके ना, स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो करा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जहाँ पे ये नोट मैं सीधे व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड वहाँ पे करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या वहां पे कहा जाता है? आप देखा होगा घरों में जैसे कोई रोशनदान होता है, रोशनदान से जब वहां प्रकाश आता है वहां पे इसी प्रकार से बहुत सारे आपको धूल कण वहाँ पे हिलते उल्टे वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। और यही चीज़ हमसे पूछी जा रही है कि उस घटना को क्या वहाँ पे कहा जाएगा? टिंडल प्रभाव, ब्राउनी प्रभाव है, वितरण या परासरण? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको आप क्या कहोगे? सर हम कहेंगे ब्राउनी प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राउनी प्रभाव की खोज कब वहाँ और किसके द्वारा वहाँ पे हुई है? तो ये खोज दोस्तों वैज्ञानिक का नाम हम क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बताएंगे। और ब्राउन की वजह से इसे ब्राउनी नाम भी वहां पे दिया गया था। कब इसकी खोज की थी आप बताओगे? 1887 में इसकी खोज वहां पे की गई थी। कौन सी? ब्राउनी प्रभाव की खोज आपकी हुई थी वहां पे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज दी जा रही है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, ये किसके बनने के कारण? तो कौन सा अम्ल वहां पे बनता है? जो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दूध से दही बनाने के लिए दूध से दही वहां बन जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल आपका पाया वहां पे जाता है? तो एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, नींबू का अम्ल है या कार्बनिक अम्ल है? तो दूध दही में कौन सा अम्ल वहां पाया जाएगा? आप क्या कहोगे? लैक्टिक अम्ल यहां पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ये लैक्टेज को लैक्टिक अम्ल में वहां पे कन्वर्ट आपके कर देते हैं। तो क्या बताओगे? लैक्टिक अम्ल आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। देखो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा हमें यह भी बताओ जो आपका एक साइट्रिक अम्ल है, कौन सा होता है? साइट्रिक। साइट्रिक अम्ल अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए, या अच्छा ये बताओ हमारा जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका टार्ट्रिक अम्ल है ये किसमें पाए जाते हैं? ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। या अगर पूछ लिया जाए जो आपका फॉर्मिक अम्ल है, क्या पूछा जाए? फॉर्मिक अम्ल है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए। या फिर अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, क्या पूछा जाएगा? ये हमें बताओ ऑक्जेलिक अम्ल ये किसमें आपके पाए जाते हैं? यानी ये कुछ आपके अम्ल वहां पे होते हैं और हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये अम्ल आपके किसमें आपके पाए जाएंगे। जैसे आपका साइट्रिक अम्ल हो गया, तो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, उनमें क्या होता है? उनमें कहोगे आप साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल हो गया, अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाएगा कि सिरके में कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, क्या बताओगे? एसिटिक अम्ल हम लोग बताएंगे। टार्ट्रिक अम्ल क्या बोला? जैसे आपका इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे फल हो गए, उनमें क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल वहां पे होता है। जैसे आपका फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल वहां पे पाया जाता है, तो क्या बताओगे? फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताओगे? फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा, लिख लेना। कौन सा अम्ल होता है आप बताओगे? फॉर्मिक अम्ल आपका पाया जाता है कहाँ पे? चींटी के डंक में। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? जैसे पालक हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, इनमें क्या होता है? आपके ऑक्जेलिक अम्ल वहाँ पे होते हैं। तो ऐसे अम्ल से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये तो आपका कई बार ही आ चुका फॉर्मिक अम्ल वाला कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल वहाँ पाया जाएगा? आप बताओगे फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा।
अब यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे मैथ के वहाँ पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल आती है, अगर कैलकुलेशन आपकी पता आती है बेसिक वहाँ पे, तो 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बड़ी आसानी से वहाँ पे आप सॉल्व कर लो। देखो क्या दिया जा रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जहाँ 59 और 54 को विभाजित करने पर वो क्रमशः 3 और 5 शेषफल वहाँ पे दे। पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या अगर लिख गई तो हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ किसका निकालना अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दो संख्याएं दी गई, एक आपकी 59 दी गई है, एक आपकी 54 यहाँ पे दी गई। शेषफल कितना बच रहा है, इसमें मान लो 3 शेषफल बच रहा है, इसमें आपका 5 बच रहा है। ये क्या कर, दोनों के दोनों में आप माइनस कर दो। जैसे आप यहाँ पे माइनस करो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आपका निकल के आ गया 56 निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया 49। आप सिंपल सा 56 और 49 का आपको मासापा वहाँ पे निकाल लेना है। मासापा निकालना आपको ऑलरेडी वहाँ पे आता है। तो सबसे शॉर्टकट तरीका यही होता है, इन दोनों का डिफरेंट आप ले लो। डिफरेंट हमारा 7 आ गया, जो आपका अंतर आएगा वही हमारा एचसीएफ यानी मासापा हो जाता है। आप कह दोगे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। जयपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया, और जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं मैथ के, वहां मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके सारी चीजें वहां बता रखी, समझा रखी है, ताकि आप कम टाइम पे सभी के आंसर आसानी से वहां पे आप निकाल पाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपका, ये बताओ यदि एक अर्धगोले का आयतन आपका 18 पाई है तो उस अर्धगोले का कुल सतही क्षेत्रफल कितना वहां पे हो जाता है। उस अर्धगोले का पूछा जा रहा है, उस अर्धगोले का सतही क्षेत्रफल कितना यहाँ पे आपका हो जाए। कैसे आप निकालोगे ये बताओ। देखो जो आपका अर्धगोले का कुल सतही क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। फार्मूला आपको यहाँ पे हो जाएगा, आपका क्या बताओगे, 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। और हमें क्या दिया जा रहा है, यदि एक अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। आप कह रहे हो हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो त्रिज्या पहले हम निकाल लेते। त्रिज्या आखिर है क्या, दिया क्या गया हमें, आयतन। किसका आयतन, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का जो आपका आयतन होता है वो क्या होता है, आप कहते हैं 2/3 पाई आर की घात 3, और ये बराबर कितना आपके दिया गया, 18 पाई के बराबर हमारा ये आपका दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, आप सीधा से इस आर का मान यहाँ पे निकाल लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाई से पाई आपने सीधा सीधा चाहो तो काट दो यहाँ पे। तो आर की घात 3 बराबर क्या हुआ, 18 गुणे इधर होगा 3/2, 2 से 2 काटा है 9 हो गया। देखो ये क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी जो 9 है 9 को हमने लिख दिया 3 गुणे 3, 1 3 आपका लिखा है। तो आर बराबर क्या होगा, इसका आप जैसे घनमूल यहाँ पे निकालो, किसका, 3 गुणे 3 का। तो यहां से हमें आर का मान निकल के आ जाएगा। त्रिज्या क्या पता होगी हमें, 3 पता यहां पे आपकी हो गई। अब जब हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका, अर्धगोले के कुल सतही क्षेत्रफल का फार्मूला अभी मैंने बताया 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ क्या रखा आपने, 3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर, 3 यहाँ रखो, कितना हो गया, 9 हुआ। 9 गुणे 3, 9 का 9, 9 तो 18, 9 27। तो आंसर क्या आपने कहा, सीधा सीधा आपने कह दिया 27 पाई हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। तो आपने बोल दिया सर हम तो कह देंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाए। क्या हो जाएगा, 27 पाई हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि माना ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी का महत्तम समापवर्तक 4 है और लघुत्तम समापवर्तक 400 है। तो ए और बी के जोड़ों की संख्या का मान क्या हो सकता है, कितने जोड़े आपके बन सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा क्या लिखा है, ए को मान लिया हमने लिख दिया 4m लिख दिया, और बी को हमने मान लिया 4n आपका ये मान लिया गया। अब ये बताओ अगर इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक हमने सीधा बताइए 4 लघुत्तम, यानी इसका बताओ एलसीएम कितना यहाँ पे हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा 4mn आपका हो जाएगा। अब ये बताओ ये 4mn का मान कितना हमें दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इनका जो आपका लघुत्तम समापवर्तक है कितना दिया गया, 400 के बराबर दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 4mn बराबर, अगर हमें ये 400 के बराबर दिया जा रहा है तो mn बराबर क्या हो जाएगा, 4 से भाग करोगे आपका 100 आ जाएगा। अभी हमें ये बताना है वैसी संख्याएं बताओ कि अगर हम दो संख्याओं को गुणा करें और वो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, गुणनफल उनका 100 आपका वहां पे आ जाए। तो ये बताना राइट आंसर आपका क्या वहां पे हो जाता है। तो कैसे हम
संख्याओं को गुणा कर सकते हैं कि आपका गुणा कितना है 100 आ जाए। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आगे आप इसे सॉल्व वहां पे करिएगा। देखो यहाँ पे जैसे एक संख्या मैं बता रहा हूँ, वहां पे जैसे आप यहाँ पे 4 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, वैसे आपको दो संख्या लेनी है जिनका गुणा भी आपका ये 100 आ जाए। ये हमारी क्या होगी, पहली संख्या। सेम आगे आपको वैसी ही संख्याएं वहां पे लिखनी है ताकि आप उसका आंसर वहां पे निकाल पाओ। जैसे एक आपने कह दिया 100 हो गया, 100 गुणे 1, ये भी हमारा 100 हो गया, ये हो गया दो संख्या। तो ऐसी आगे कितनी संख्या और आपकी वहां पे निकल के आ सकती हैं। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा इन ऑप्शन में आपका राइट आंसर कितना आएगा। ये कोलकाता ARO में हमारे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था जो कि गया ARO में आया था। इसमें क्या चीज पूछी जा रही है, नल ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना कुल समय वहां पे लगेगा, ये चीज पूछी जा रही। कैसे आप यहां पे निकालोगे ये ध्यान देना। 3 नल है, हमने लिख दिया, एक नल ए हो गया, एक नल बी हो गया, एक नल आपका सी यहाँ पे हो गया। ये 3 नल हो गए ए और बी, यानी इसको भरने में कितना टाइम लग रहा था, आप कह रहे हो 30 मिनट, इसको लग रहा था 60 मिनट यहाँ पे लग रहा था। लेकिन जो ये नल था, ये नल आपका खाली कर रहा था, हमने क्या कर दिया, आपको यहाँ पे माइनस आपका ये कर दिया। यानी खाली करने में कितना टाइम लग रहा था, आपने कहा 45 मिनट। कितना लग रहा है, 45 मिनट आपका यहाँ पे लग रहा था। आप सबसे पहले ये बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे कि अगर ये तीनों नल एक साथ वहां पे खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना आपका टाइम वहां पे लगता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालना एलसीएम, यानी 30 का 60 का 45 का एलसीएम निकालो। तो 30 60 45 का एलसीएम कह दोगे आप 180 हमारा यहाँ पे हो गया। कितना हो गया आपका 180। आप क्या करोगे, जो आपका एलसीएम निकला अगर पहली संख्या से भाग करो कितना बार जाएगा, आपने कहा 6 बार गया। 60 से भाग किया आपने कहा 3 बार गया। 45 से गया आपने कहा 4 बार गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ए नल है ये 1 मिनट कितना पानी भर रहा है, आप कह रहे हो 6 लीटर भर रहा है। बी 1 मिनट कितना पानी भर रहा है, आपने कहा 3 लीटर भर रहा है। लेकिन जो सी था ये 1 मिनट में कितना पानी खाली कर रहा है, आपका ये 4 लीटर वहां पे खाली कर रहा है। और जो आपका एलसीएम यहाँ पे निकल के आएगा, इतना पानी हमें टंकी में आपका ये भरना है वहां पे। अब ये जब तीनों नल खोल दिए जाएंगे, ये क्या रहेगा हमारा माइनस में ही आपका रहेगा। तो इसको जोड़ो कितना होगा, देखो 6 3 9 होगा, 9 में अब 4 माइनस कर दोगे 5 हो गया। यानी ये तीनों नल खोल दिए गए, ए बी सी तीनों नल खोल दिए जाएंगे। आप कहोगे 5 लीटर पानी इसमें आपका भर रहा हुआ। तो टोटल पानी भरने में कितना समय वहां पे लगेगा, तो टोटल पानी हमें कितना भरना, 180 लीटर। अब 1 मिनट कितना पानी भर रहा है, 5 लीटर। 5 से आपने किया भाग, काउंट कितनी बार जाएगा, 5 3 15 हुआ, 3 5 6 30। तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, 36 मिनट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर तीनों नल आपके एक साथ वहां पे खोल दिया जाए, 36 मिनट में पूरी टंकी आपकी वहां पे भर जाएगी। तो क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गया ARO में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ए और बी किसी कार्य को 60 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर लिया। यदि उनकी कुल कमाई आपकी 36,000 है तो यह देखते हुए कि उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में है, सी का हिस्सा कितना यहाँ पे होगा जयपुर ARO में। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। ए और बी किसी काम को 60 दिन और 90 दिन में कर रहे थे। हमने यहाँ पे लिया ए कर रहा था 60 दिन में कर रहा है, जो बी है ये कर रहा है आपका 90 दिन में यहाँ पे कर रहा है। जब ये इन्होंने क्या किया, सी की सहायता वहां पे ली। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों उसी काम को करते हैं तो टोटल आपका काम कै दिन में हो गया, आपने कहा 20 दिन में काम हमारा समाप्त आपका हो गया है। आप बताओ इसे कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे। सेम वही रहेगा, पहले क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो, कुल काम यहाँ पे निकल के आ जाएगा और उस कुल काम को एक एक से वहां पे डिवाइड कर दोगे कि एक मान लो कितने क्षमता क्या आ रही है एक दिन में करने की, बी की क्षमता क्या आ रही है और तीनों क्षमता क्या वहां पे निकल के। देखो पहले क्या किया आपने, इनको एलसीएम यहाँ पे ले लो। तो 60 90 20 इनका अगर आप एलसीएम यहाँ पे लोगे कितना आपका हो जाएगा एलसीएम। तो आपने मान लो बोले 120 यहाँ पे ले लो, कोई भी संख्या आप मान चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 60 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 180 में ये हो गया 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया
अब 20 को करो कितना यहाँ पे हो 0, ये आपका 9 यहाँ पे आपका हो गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ये बताना यहाँ पे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका ए बी सी तीनों लोग यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे आ रहा है कि जो आपका ए की क्षमता कितनी यहाँ पे हो रही है वो 3 यूनिट यहाँ पे हो रही है एक दिन की, बी की कितनी हो रही है 2 हो रही है, तीनों कितनी हो रही है आपकी 9 हो रही है। तो यहाँ पे लेके हमसे पूछा किसका जा रहा है, केवल हमें सी का पूछा वहाँ पे गया है। तो ये बताओ सी की क्षमता कितनी वहां पे आ जाएगी। अगर a प्लस बी प्लस सी का 9 यहाँ पे हो गया तो इसमें हम क्या कर देंगे, a और b का आप माइनस कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 3 और 5 9 में माइनस करोगे, 9 माइनस ये 5 कर दो, कितना निकल के आ गया 4 यहाँ पे निकल के आ गया। यानी सी की क्षमता कितनी यहाँ पे हो जाएगी, आप कहोगे 4। सी की क्षमता कितनी वहां पे हो गई 4 हो गई, और ए की कितनी है 3 है, बी कितनी है आपकी 2 है। यानी ये तो हो गया इनकी क्षमताओं का औसत यहाँ पे निकल के आ गया। यानी औसत क्या निकल के आया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हुआ 3 अनुपात 2 अनुपात आपका ये कितना हो गया सी आपका यहाँ पे 4 आपका हो गया। अब यहाँ पे ये मान कितना हमें दिया गया है 3 2 5 5 4 9, 9 बराबर हमें दिया गया। जो आपको पैसे कितने मिले थे 36,000 रुपए, यानी 9 की वैल्यू हमें दी गई है 36,000 आपको दी जा रही है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 9 को यहाँ भाग करो कितनी बार जाएगा, ये हो गया आपका 4 बार गया, 4,000 यहाँ पे हो गया। और हमसे किसका पूछा जा रहा है, सी का पूछा जा रहा है। अगर 1 बराबर 4 के हो रहा है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसे आप 4,000 से जैसे यहाँ पे गुणा करोगे कितना निकल के आ जाएगा, आप कह दोगे 16,000 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यही 16,000 क्या हो जाएगा, जो सी का हिस्सा वहां पे हो जाता है। किसी का भी हिस्सा पूछा जाए, अगर यहाँ पे आपसे मान लो ए का हिस्सा पूछा जाता है तो हम यही 4,000 का 3 से गुणा करते हैं, 4 3 12,000, ए को कितना मिलता है 12,000। तो बी का पूछा जाता है हम वही 2 से गुणा करते हैं, यानी बी को मिलता है 8,000। तो सी का पूछा जा रहा है तो हमने क्या किया 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, 16,000 रुपए आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब ये बताओ 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था, और 4 वर्ष बाद यह अनुपात आपका 6:7 वहां पे हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु हमसे पूछी जा रही, क्या वहां पे हो जाती है। यहां देखो दिया जा रहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 यहाँ पे दिया जा रहा है। हमने मान लिया ये अनुपात आपका दिया गया था 5x और आपका 6x यहाँ पे हो गया। किसकी बात वहां पे हो रही है, यहाँ पे हमने लिख दिया साकेत, यहाँ पे लिख दिया तिलक, ये दोनों की बात यहाँ पे हो रही थी। लेकिन ये बात हो रही थी 1 साल पहले की। अगर वर्तमान का पूछा जाए किसका, साकेत का, तो वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है 5x + 1 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बस यहाँ पे आप x का मान निकाल लो, जो भी x का मान निकलेगा 5 से गुणा करके 1 आपको जोड़ देना, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, अब इसके बाद दिया जा रहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था, और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो गया। देखो यहाँ पे बात हो रही 4 वर्ष बाद, और 1 वर्ष ऑलरेडी पहले ही वहां पे था। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 1 यानी 5 यहाँ पे आपने जोड़ दिया, 5 यहाँ पे आपने जोड़ दिया, इसके बाद ये रेशियो हमारा हो गया 6/7 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप केवल x का मान यहाँ पे निकाल लेना है। 7 से गुणा करो कितने बार जाएगा, 7 पना 35 x हो गया, यहाँ 7 पना 35 आपका हो गया, बराबर 6 छाग ये 36 x हो गया, 6 पंचे 30 आपका यहाँ पे हो गया। इस 35 x को आप यहाँ पे ले जाओगे कितना बचेगा, केवल आपका यहाँ पे x बचा। इस 30 को जब यहाँ पे लाओ कितना हो गया आपका, ये 5 यहाँ बच रहा है। यानी x का मान कितना है यहाँ पे हमारा हो गया, x बराबर आपका 5 ये निकल के यहाँ पे आ गया। अब इसी x का मान यहाँ पे जब आप रख दोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 गुणे 5 और प्लस 1 5 25 और प्लस 1 कर दोगे कितना हो जाएगा, 26 वर्ष यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो साकेत की वर्तमान आयु कितनी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ये 26 वर्ष। अब यहीं से अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ तिलक की वर्तमान आयु बताओ क्या वहाँ पे हो जाती है, तो तिलक वाले में क्या करते हैं 6x + 1 कर देते, और x का मान जितना हम यहाँ पे निकालेंगे 5 निकला, तो यहाँ 6 पंचे 30 करते और प्लस उसमें 1 आप जोड़ देते, वहां तिलक की हम लोग वहां पे निकाल लेते। यानी कुछ भी चीज पूछी जाए आप उसका आंसर वहां पे दे सकते हो। ग्वालियर एआरओ में ये एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यदि ए अंश क्या दिया है, यदि ए अंश एक कोण का माप है जो इसके संपूरक के बराबर है, और बी जो आपका बी अंश एक कोण का माप है जो इसके अनुपूरक के बराबर है, तो ए बटे बी का मान बताओ क्या वहां पे होता है। देखो पहले क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, इसके संपूरक,
संपूरक यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ पे आपका अनुपूरक चीज यहाँ पे दी जा रही है। तो ये बताओ पहले संपूरक अनुपूरक कैसे आप यहाँ पे निकालोगे। तो यहाँ पे हमने लिखा a बराबर क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्या पूछा जा रहा है, संपूरक, तो संपूरक कैसे यहाँ पे निकालोगे। ये हो जाएगा आपका 180 माइनस a यहाँ पे हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर में क्या पूछा जा रहा है, इसका आपका अनुपूरक पूछा जा रहा है। तो अनुपूरक क्या हो जाएगा आपका, इसका 90 माइनस b आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से आप इनके मान निकालोगे कि अब बताओ ये कितना हो जाएगा। a अगर यहाँ जो माइनस में इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। अगर 2a बराबर 180 हमारा है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे 2, यहाँ पे 90 आपका हो गया। अब यहाँ b बराबर 90 माइनस b के बराबर है, b इधर आया 2b हो गया। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 बटे 2 कर दोगे 45 यहाँ पे निकल के आ गया। अब पूछा जा रहा है a बटे b, यानी कि 90 बटे 45 का मान अगर आपसे पूछा गया है, इसको काट दो कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 2 यहाँ पे आ जाएगा। यही आपका a बटे b का मान हमारा हो गया कितना, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, जो कि रोहतक एआरओ में सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। अब ये बताना, रमेश ने एक बॉक्स 10% लाभ पर सुरेश को बेचा, सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 रुपए का लाभ अर्जित किया है तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना वहां पे था। रमेश के लिए ये चीज पूछी जा रही है। देखो बात किसकी हो रही है, सबसे पहले रमेश, यहाँ पे हमने लिखा रमेश का नाम, यहाँ पे एक लिखा रमेश है, इसके बाद किसका नाम आ रहा था, मानो नाम आ रहा है सुरेश का नाम यहाँ पे आपका आ रहा था। सुरेश के बाद नाम किसका है, सुरेश गणेश का नाम यहाँ पे आपके आ गया। तो हमने सबसे पहले माना कि मान लो जो रमेश के पास जो ये था, ये आपका 100 रुपये कोई बॉक्स यहाँ पे था, हमने ये बात यहाँ मान के चल रहे हैं। फिर बोला गया रमेश ने एक बॉक्स 10% लाभ पर सुरेश को बेचा। अब ये अगर 10% यहाँ पे इसका प्रॉफिट यहाँ पे लेंगे 10% का, तो कितने का बेचेंगे, 100 गुणे 110 बटे 100 यहाँ पे करो, कितना मान निकल के आया, ये 100 से 100 कट गया, बराबर 110 रुपये यहाँ पे आपका हो गया। अब इसके बाद बोला गया, अब इसमें ये 20% का लाभ ले रहे हैं। अब इसका अगर तो 20% का लाभ यहाँ पे ले लो, कितना 120 बटे 100 से गुणा यहाँ पे कर दोगे, 12 के 12 यहाँ पे हो गया, 12 के 12 13, 132 रुपये का बेच दिया। यानी यहाँ पे अगर हम देखें कितने रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, यानी कोई सामान यहाँ थी हमारी 110 रुपए की थी और इसे हमने कितने के बेचा, आपने कहा 132 का बेचा। तो यहाँ पे हमने देखा हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 22 रुपए का यहाँ पे हो रहा है। लेकिन सवाल में क्या बोला गया, 22 का प्रॉफिट नहीं, हमें प्रॉफिट जो हुआ है 44 रुपए का लाभ हुआ है। यानी कि जो 22 का बराबर आपको दिया जा रहा है 44 रुपए के बराबर दिया गया है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 रुपए के बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें ये पूछा जा रहा है रमेश का जो पहले का मूल्य कितना था। तो ये अगर 1 बराबर 2 के है तो ये हमारा जो 100 था ये भी तो आपका डबल हो जाएगा यहाँ पे। इसी का जैसे आप डबल कर दोगे कितना निकल के आएगा, 200 रुपये निकल के आ जाएगा। यही हो जाएगा। रमेश का लागत मूल्य पूछ ले, रमेश का क्रय मूल्य पूछ ले, कोई भी मूल्य आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया गया, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, यानी जितने पंक्ति हैं उतने पौधे, जितने पंक्ति हैं उतने पौधे, ये बराबर क्या दिया जाए 784 की। तो हमने कहा मान लो ए पंक्तियां हैं और एक पंक्तियों में आपके ए पौधे भी हैं, तो ये बराबर अगर 784 यहाँ पे दिया जा रहा है। अब पूछा है प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ए का मान ही तो हमसे पूछा गया है। तो आपने कहा ए स्क्वायर बराबर, अगर ये 784 के बराबर दिया गया है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 784 आप निकालो। ये बताओ, जैसे इसका मान निकाल दो वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, राइट आंसर इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 28। क्या हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ये 784 किसका वर्गमूल हो जाएगा, आपका हो गया 28 का वर्गमूल आपका 784 यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला सवाल में क्या दिया जा रहा है, इसमें पूछा गया कोलकाता एआरओ में कि एक धनराशि साधारण ब्याज दर पे 3 वर्ष में 4200 हो रही है और 6 वर्ष में आपकी 6000 हो जाती है, तो ब्याज की दर वहां पे कितनी होगी, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो दर कैसे आप निकालोगे, ध्यान से सवाल यहाँ पे देखना। हमने माना कोई हमारी राशि थी, मूलधन राशि थी, जो आपकी 3 वर्ष बाद कितनी होगी,
गई 3 वर्ष बाद, यहाँ पे सवाल में दिया जा रहा है, ये आपकी हो जाती है 42 रुपये। कितनी हो गई? ये आपने हो गई 4200। इसके बाद यही राशि हमारे 6 वर्ष में कितनी हो गई? आपने कहा 60 या 6000 हमारे यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पूछी जा रही इसका दर बताओ। दर आप तब वहाँ पे निकाल पाओगे, सबसे पहले हमें इसका मूलधन यहाँ पता होना चाहिए, इसके बाद 1 वर्ष का हमें साधारण ब्याज यहाँ पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें पता हो गई तो आप इसका दर यहाँ पे निकाल लोगे। तो अगर हम ये मूलधन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये बताओ, अगर ये धनराशि देखो यहाँ पे 3 वर्ष का गैप यहाँ पे हो रहा है, अब सबसे पहले ये बताओ यहाँ भी अगर ये टोटल 6 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी 3 वर्ष का हमारा गैप है, 3 वर्ष का। अब ये बताओ 3 वर्ष में ये राशि कितनी यहाँ बढ़ गई है? तो यहाँ पे जैसे आप 6000 में 4200 माइनस करोगे, यहाँ पे हमारा निकल के कितना आ रहा है? आप कह रहे हो 1800 निकल के आ गया। यानी ये तो हमारा हो गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो हो रहा है, जब 3 वर्ष यहाँ बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बताओगे? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? आपने कहा 600 रुपये। अगर 3 वर्ष का 1800 है, 1 वर्ष का आपका 600 हो गया। अब ये बताओ अगर 1 वर्ष का 600 रुपये, अब यहाँ पे 3 वर्ष यहाँ भी गैपिंग हुई थी, तो अगर जो 4200 रुपये है, अगर हम 3 वर्ष का साधारण जो ब्याज हमारे से माइनस कर दें तो हमारा ये मूलधन निकल के आ जाएगा। तो इस 4200 में अगर आप यहाँ पे 1800 माइनस यहाँ पे कर दो तो क्या निकल के मूलधन निकल के आ जाएगा? 2020 हुआ, यहाँ होगा 8 4 12 आपका हो गया। यहाँ 3 में 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 में 1 कर दोगे आपका 2 हो गया, यानी 2400 रुपये आपका हो जाता है। 4200 में 1800 माइनस किया, यानी कि 8 4 12 हो गया, 3 हुआ, 3 में 1 माइनस किया 2। आपने क्या कहा? मूलधन हमारा निकल के आ गया 2400 निकल के आ गया। और हमें पता 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना भी निकाला, हमने 600 निकाला है। तो दर कैसे निकालोगे? जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है बटे मूलधन कर दोगे यहाँ पे, गुड़े आप यहाँ पे 100 आप यहाँ पे कर दीजिएगा। 2020 सीधे सीधे आपने यहाँ पे काट दिए, 6 से काटा 6 चौक 24 हुआ, 100 का भाग 4 से करो कितनी बार जाएगा? आपने कहा 25% हमारी दर ये निकल के आ जाएगी। तो आप दर क्या कह दोगे? वो हो जाएगी 25% हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कोलकाता ARO में एग्जाम में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आओ, पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य वहां पे कितना होगा? पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, यानी अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो उनका समांतर माध्य का सिंपल फार्मूला है n+1/2। यहाँ पे आप कर दोगे। यहाँ 567 संख्याओं का पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 567 + 1/2 करोगे, कितना हो जाए? 568/2 यहाँ पे करोगे, ये निकल के आ गया 284 हमारा निकल के आ जाएगा। तो 284 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या कहोगे? राइट आंसर आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? एक शंख के आधार की त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर है, उसकी तिरछी ऊंचाई जिसे हम लोग एल वहां बोलते हैं वो होगी 25 सेंटीमीटर। शंख का आयतन बता दीजिए कितना वहां पे हो जाता है। तो शंख का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज पता है? त्रिज्या जो हमें पता है r बराबर हमें दिया गया 7 दिया गया है, तिरछी ऊंचाई l का मान हमें दे दिया गया 25 यहाँ पे दिया गया है। तो शंख के आयतन के लिए हमें क्या h का मान पता होना चाहिए। तो h बराबर क्या होता है? h कैसे निकालते हैं? h बराबर तो ये हो जाएगा आपका √L² माइनस का r² करोगे तो आप क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से h का मान निकाल लोगे। तो जहाँ पे L है वहाँ 25 रख दोगे, और जहाँ पे आपका r यानी क्या हो जाएगा? √25 का होल स्क्वायर माइनस का 7 का होल स्क्वायर आप यहाँ रखोगे। यहाँ से आप जो सॉल्व करोगे h बराबर निकल के हमारा कितना आ जाएगा? h बराबर आपका हो गया 24 यहाँ पे निकल के आ गया। तो अगर h हमें 24 पता होगे, सारे वैल्यू हमें पता होगी, सारे मान यहाँ पे रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या आएगा? 1/3 पाई का मान पाई ही रहने दो, रखना हो तो रख दो, आंसर किसमें रख दो यहाँ पे 22/7 कर दोगे। r² r का मान 7 यहाँ पे दिया, 7 × 7 कर दोगे। h का मान अभी हमने कितना निकाला? 24 आपने यहाँ पे निकाला, h का मान रख दिया आपने 24 यहाँ पे रख दिया। अब इसे सोल्व करिए, कितना आएगा? देखो 7 से 1 7 हमारा कट जाएगा, 3 से काटा 3/24 यहाँ पे हुआ, 22 × 8 किया, गुड़े फिर यहाँ पे हम 7 करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा? 1232 क्या हो जाएगा? 1200 आपका 32
सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा। यानी क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन वहां पे हमारा हो जाता है। बस फार्मूला पता होना चाहिए। एच कैसे निकालना, एच का फार्मूला अभी मैंने बताया कि आपकी जो तिर्यक ऊंचाई को आपका जो त्रिज्या वहां पे दी जाएगी उससे माइनस करके आपको निकाल लेना है वहां पे। अब ये बताओ निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो जो आपके मैं नोट्स वहां पे दे रखे ना, अगर वो आपने अच्छे से वहां पे तैयार करोगे, वहां देखना मैंने एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके वहां बताए कैसे आप किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग में आप देखते ही उनके आंसर वहां पे दे पाओगे। बस वो एक बार तैयार करना है, आप आंसर सीधा सीधा यहाँ पे दोगे। देखो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो नहीं हमसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे जब हम पहले में आते हैं, देखो आपका जो 31 36 यहाँ पे दिया जा रहा है, ये हम कह रहे हैं ये आपका 56 का वर्ग हम यहाँ पे देख रहे हैं। 12,544 यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं 142, 12 का वर्ग हो गया। 1296 एक आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपने कहा 36 का वर्ग यहाँ पे हो गया। इसके बाद 2303 यही हमारे किसी भी संख्या का वर्ग यहाँ पे आपका नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे एक संख्या हमारे 155 यहाँ पे होती है। जब आप 155 का वर्ग यहाँ पे निकालते थे, ये 24,025 यहाँ पे आपका आ जाता था, लेकिन ये संख्या इससे आगे यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। जो नोट्स मैंने ट्रिक वहां बताया वो फॉलो जरूर करना, एक बार ही तुरंत देखते हैं उनके आंसर आप वहां पे दे लोगे। अब ये बताओ 8 रुपए 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव अभिव्यक्ति क्या वहां पे होगी। देखो पहले ये बताओ 8 पैसे को अगर रुपए में बदले, 8 पैसे आपने क्या कहोगे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे रुपए में बदलने के लिए, कितना हो जाएगा 0.08। ये भी हमारा क्या हो गया, रुपए में हो गया। 8 रुपए ऑलरेडी लिखे गए हैं, इसमें 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 8.08 हमारा हो जाएगा। यही तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। बस जो पैसे में दिया गया 8 पैसे को आपको रुपए में बदल देना, 100 से डिवाइड कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, 8.80 या 8 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रोहतक एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया, मैथ बिल्कुल इजी ही आपके एग्जाम में वहां पे देखने को मिलेगी। पहली 35 समप्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक वहां पे होगा। देखो पहली 35 समप्राकृतिक संख्याओं में, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो समप्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, 6 होती, 7 होती, ये संख्याएं हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे बोला गया सम, अगर सम की बात करें, मान लो 2 आपने हटा दिया, 3 यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, इधर आपने मान लो 5 आपने माइनस कर दिया, देखो यहाँ पे आपने 7 माइनस कर दिया, एक संख्या आपकी यहाँ पे क्या आ गई 8 हो गई, एक संख्या आपकी यहाँ पे 10 होगी। अब ये बताओ अगर किसी भी संख्या को आपने 10 से वहां पे गुणा कर दिया, एक बार अगर 10 से गुणा हो गया, तो हमेशा एक जो आपका पूछा जा रहा है संख्याओं के दहाई के स्थान पर कौन सा अंक वहां पे होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको वैसे इकाई का पूछा जाए, वो आपका 0 ही वहां पे होगा। क्या हो जाएगा, दहाई के स्थान पे। जैसे आगे संख्या चाहते रहो, एक संख्या में 20 भी दिखेगी वहां पे, अगर दो बार 0 आपका आ गया, जैसे 10 गुणे 20 आपने कर दिए यहाँ पे, तो इसका मान कितना आपका 200 यहाँ पे हो गया। अब 200 को आप किसी भी संख्या से वहां पे गुणा कर लो, तो जो आपका ये दहाई का अंक यहाँ पे रहेगा वो हमेशा 0 ही वहां बने रहेगा। देखिए पूछा क्या जा रहा है, हमें 35 तक का वहां पूछा जा रहा है, तो इसमें हमें 10 भी संख्या मिल जाएगी, 20 भी मिल जाएगी। अगर 2 संख्याएं 0 वाले को गुणा वहां पे हो गया, तो दहाई का अंक भी आपका हमेशा 0 ही आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे आते हैं। ये क्वेश्चन कैलेंडर का आया था, ग्वालियर एआरओ में पूछा गया था। इसमें पूछा गया यदि 19 सितंबर 1999 को रविवार था, तो 19 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन वहां पे होगा, ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। दो ये अब कैलेंडर का सवाल यहाँ पे हो जाता है। दो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, देखो पहले आप बताओ 19 सितंबर 1999 एक दिन ये हो गया, इसके बाद एक हमारा 2000 का पूरा वर्ष मिल जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है 19 जनवरी 2001, इसका दिन हमें पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ 19 सितंबर से लेके 1999 के आगे कितने दिन आपके शेषफल वहां बचते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा केवल आपको शेषफल दिन वहां पे निकालना है। जितने शेषफल दिन आपको बचेंगे 7 से आपको वहां पे डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा वहां पे, जो आपका सप्ताह का दिन यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे रविवार दिया जा रहा है, तो उसके आगे उतने दिन आपको वहां पे ऐड कर लेना।
लेने, उतने दिन आपको ऐड कर लेने, वही आपका आंसर वहां पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया 19 सितंबर, अब इससे बताओ 19 सितंबर कुल कितने दिन यहाँ बचे हैं। यहाँ पे हमने बताया 11 दिन आपके ये यहाँ पे हो गए। सितंबर के बाद अगर आपका अक्टूबर महीना आएगा, अक्टूबर में आपके 31 दिन यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद जैसे आपका नवंबर महीना आएगा, नवंबर में हमारे 30 दिन यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद दिसंबर महीना आएगा, दिसंबर महीने में आपके 31 दिन यहाँ पे हो जाते हैं। ये तो हमारे हो जाते हैं 1999 कितने दिन आपके वहां बचे हुए हैं। 2000 वर्ष हमारा लीप वर्ष यहाँ पे होता है, इसमें टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। ऐसे नॉर्मली जो हमारा होता है उसमें कितने 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन आपका हो जाता है। अब जो 19 जनवरी यहाँ पे दिया जा रहा है, इसके हमने केवल 18 ही दिन यहाँ पे ले लेंगे, 19 का हमसे यहाँ पूछा ही जा रहा है। तो टोटल ये बताओ 19 सितंबर वाले में कुल कितने दिन यहाँ पे हुए। जब आप वहां पे जोड़ोगे ये आपके हो गए 103 दिन हमारे हो गए। यहाँ पे 2000 में हमने अभी बताया 366 दिन हमने लिए हैं, इधर हमने कितना जोड़ लोगे आप, यहाँ पे 18 आपने जोड़ लिया। टोटल ये आपके 487 दिन यहाँ पे हो गए। इसी 487 दिन को जैसे आप यहाँ 7 से डिवाइड करोगे तो टोटल आपके 69 बार तो सीधा सीधा गया, ये हमारे क्या हो जाएंगे सप्ताह, क्योंकि एक सप्ताह हमारा होता है 7 दिन का, तो 69 तो सप्ताह हो गए। और दिन कितने आपके शेष फल बचे, आपने कहा 4 दिन हमारे शेष फल आपके बचे। तो आपका जो ये रविवार था, रविवार के आगे जैसे ही +4 दिन आप जाओगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आपने क्या कह दिया बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जितना शेषफल दिन बचेगा उतने दिन आगे आपको वहां पे चले जाना। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी वहां पे ले लीजिएगा। दी गई श्रृंखला का रिक्त पद बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी भरी जाएगी। कैसे सॉल्व करो ध्यान देखना। देखो ये आपका क्या हो रहा है 5 गुणे 2, यानी इस संख्या को अगर हम 2 से गुणा कर दे प्लस 1 हमने यहाँ पे जोड़ दिया, 11 आपका हो गया। 11 को 2 से गुणा किया, 11 दूना 22, 22 में हमने 3 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या किया आपने, इसे गुणे 2 किया, यहाँ पे हमने 5 जोड़ा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पहले 1 जोड़ा, फिर हमने 3 जोड़ा, फिर हमने यहाँ 5 जोड़ा। यानी ये संख्या चल रही है कि आपकी जो आपकी वैसी आपकी असम अभाज्य संख्या है वहाँ पे होती है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के आगे आपका 7 आएगा, 7 के आगे हमारी कौन संख्या आ जाएगी, आप तो कहोगे 9 आ गई, 9 के आगे हमारी 11। ये सीरीज यहाँ पे चलती जाएगी। तो ये जो आपका 243 संख्या यहाँ पे दी जा रही है, तो इसको भी हम सिंपल से क्या कर देंगे, आप कहोगे हमसे 243 गुणे 2 करेंगे। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें आप कह दोगे हम 11 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा 1 इसमें जुड़ गया, 2 इसमें हो गया और 5 हमारा यहाँ पे हो गया, 7 इधर हो जाएगा, 9 इसमें यहाँ पे हो गया। तो इसमें आप क्या जोड़ दोगे 11 यहाँ पे जोड़ दिया। तो इसका मान कितना आ जाएगा, या 243 गुणे 2 करो, यहाँ पे हो गया 3 दूना 6 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ और 2 दूना 4 हो गया और प्लस 11 यहाँ पे जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 6 1 7 हुआ और 8 1 9 हो गया, 497 आपका यहाँ पे हो गया। तो अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आप कहोगे 497, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, आप कहोगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। यानी उस संख्या को 2 से गुणा किया गया और ये सीरीज आपको उन संख्याओं में वहां पे आपकी जोड़ी जा रही, 1 3 5 7 9 11। तो आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे, आप 11 यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये बताओ एक निश्चित कूट भाषा में अगर राखी को ये वहां पे लिखा जाता है और यहाँ पे शालू की ये संख्या लिखी जाती है, तो हमें बताओ मंजू को क्या वहां पे लिखा जाएगा। जैसे आपको ABCD में पता होगा, जैसे ए आपका किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, बी आपका आता है हमारा 2 नंबर पे आता है, वहां पे हम देख रहे हैं आर किस नंबर पे आएगा, ऐसे आप जाओगे 18 नंबर पे, यानी 18 को 36 लिखा जा रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि इसको आप जस्ट वहां पे डबल किया गया है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है, 1 को आपको डबल किया गया, 2 आपको वहां पे लिख दिया गया। सेम यही सीरीज आपकी यहां भी चल रही है। तो एम क्या होता है आपका, ये आता 13 नंबर में और 13 का आप डबल करोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 26। तो बताओ पहला अंक 26 कहां पे दिया, कि पहला ऑप्शन ये होगा नहीं, दूसरा ये भी नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन हमारे बच रहे हैं और दूसरा वर्ड हमारा क्या ए दिया जाएगा, ए आता है 1 नंबर पे, ए का डबल आपका 2 हो गया, 26 क्या गया हमारी 2 आनी चाहिए। तो केवल हमें इसी ऑप्शन नंबर डी में ही तो आपका ये दिया गया है और ये हमारा ग्वालियर ARO में एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा, असंगत संख्या युग्म शब्द का चयन वहां पे करिए। बताइए कौन संख्या इसमें आपकी बिल्कुल अलग यहाँ पे आपकी दी जा रही है, जो कि गया ARO में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। देखो पहले वाले में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला वाला क्या दिया जा रहा है, पहली वाली संख्या देखो यहाँ पे क्या दी जा रही है, इसको अगर हम 19 गुणे 17
अगर 19 को गुणा हम 17 से कर दे हमें निकल के आ रहा है 327 आ रहा है। वैसे अगर जो 43 दिया जा रहा है इसको आप क्या कर दो, जो यहाँ पे हमारा दिया गया है 43 को जैसे आप 17 से गुणा कर दोगे यहाँ पे ये भी हमारा 731 मिल गया। अब यहाँ भी अगर इसे हम 17 से गुणा कर देते हैं तब भी हमें 357 मिल रहा है, लेकिन जब 15 का आप यहाँ 17 से गुणा करते हो तो ये आपका 255 यहाँ पे होना चाहिए, यानी 15 गुणे 17 आप करोगे 255 आना चाहिए, लेकिन लिखा क्या गया है 256 यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी एक संख्या आगे उसकी लिख दी गई है। तो ये हमारा अलग यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल अलग आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है, असंगत संख्या युग्म शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे मार्गदर्शक यहाँ दिया जा, प्रशिक्षक है, मालकिन है, सलाहकार है। तो यहाँ पे मार्गदर्शक हो गया, प्रशिक्षक हो गया, सलाहकार, ये तीन हमारे एक जैसे ही वहां पे लग रहे हैं। केवल जो यहाँ मालकिन दिया गया ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा इससे आपका बिल्कुल अलग आपका हो जाता है, जो कि रोहतक एआरओ में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वहां पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों हमारे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। और जो ये साथ मैंने नोट्स आपको यहाँ पे दे रखे, ये नोट्स एक बार जरूर वहां पे तैयार करिएगा अगर आपको इसी साल अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। ये नोट्स पूरे कंप्लीट आपके वहां पे बने बनाए नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, बस इन्हीं नोट्स की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जब आपका एग्जाम वहां पे लगेगा पेपर सीधे सीधे खुद ही कहोगे सर हमारे पेपर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल गए। तो या तो आप जो सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एनए वाला, वहां पे ये कंप्लीट नोट्स आपको इस फोल्डर में वहां पे देखने को मिल जाएंगे, या मुझे व्हाट्सएप पे आप नोट्स लिख के मैसेज कर देना कि आर्मी जीडी नोट्स, मैं सीधे व्हाट्सएप पे ही ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे 6:30 बजे एक अगली प्रैक्टिस के साथ। बस एग्जाम तक जो चीजें जैसी बताई जा रही वैसे आप तैयारी करते चलना, आपका जब भी पेपर वहां पे लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अगली प्रैक्टिस में। किसी बच्चे को वहां पे डाउट हुआ होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी आपका डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर आपका करा दिया जाएगा। तो ओके दोस्तों, कल मिलेंगे एक अगली प्रैक्टिस सेट में हम लोग।